आखिर बिहार में ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण उनका ध्यान बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर नहीं जाता है। 29 लाख करोड़ रुपए हर साल बिहार के लोगों के पैसे जो बैंकों में जमा होते हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर यूज किए जाते हैं, जिनको कि बिहार में यूज होना चाहिए था। प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? जी नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए, बिहार में हमेशा दौरा होते रहता है नरेंद्र मोदी का। लोग ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बाहर क्यों रहते हैं, बिहार में ही रह जाए। जिस तरीके से वो लगातार पिछले 9 महीने में 6 बार दौरा कर चुके हैं, इसको लेकर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। और हाल ही में 20 जून को नरेंद्र मोदी बिहार दौरा पर आए हुए थे। सिवान में उन्होंने जनसभा किया, बहुत सारी योजनाओं का बौछार भी किया। और वहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। सर देखिए, नरेंद्र मोदी हमेशा बिहार का दौरा करते हुए नजर आते हैं, जनसभा करते हुए नजर आते हैं। इस बार भी उन्होंने जनसभा किया, योजनाओं की बौछार की, हरी झंडी दिखाया ट्रेनों को। और जनसुराज हमेशा से ये कहते आई हुई है कि केवल पलायन का रूट बताते हैं लेकिन आने का रूट नहीं बताते। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, इनके दौरे को लेकर और उनकी योजनाओं के बौछार को लेकर? नहीं, बहुत सारी बातें इसके बारे में कही जा चुकी हैं। उनका अगर हम सिलसिलेवार ढंग से ब्यौरा लें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर संक्षेप में कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जी केवल इतना बता दें कि अपने पूरे 11 साल के टेन्योर में उन्होंने कितने घंटे बिहार के डेवलपमेंटल स्कीम को लेकर बातचीत की है दिल्ली में। इतना छोड़ दें, उनके पास समय नहीं है। नीति आयोग ने कितने घंटे चर्चा की है बिहार में विकास को लेकर। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद कई तरह की राज्य सरकारों को इसका फायदा मिला। गुजरात और महाराष्ट्र और कुछ और राज्यों को तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि वो तो उनका लगता है जैसे कि उनका बैकडोर है। लेकिन बाकी भी अन्य कई राज्य ऐसे हैं जिनको बीजेपी की सरकार के अंतर्गत इतना संसाधन मिला, इतनी सुविधा मिली, विकास का इतना मौका मिला, लेकिन बिहार के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है जैसे कि बिहार को उन्होंने अपने हाल पर छोड़ दिया हो, और छोड़ भी दिया है। चूंकि जब भी पिछले 10-11 सालों में 17 महीने की पीरियड को छोड़ दें तो वो हमेशा ही रूलिंग पार्टी नीतीश बाबू के साथ रहे हैं, और जब भी रहे हैं काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति में रहे हैं। अगर वो चाहते बिहार को, अगर वो कुछ भी इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते तो उनके पास बहुत सारे मौके थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हर बार जो पिछले 9 महीने में, जैसा आपने कहा 6 बार आए हैं, 6 बार का अगर आप कैलकुलेशन कर लें, बता दें कि कितनी इंडस्ट्री बिठाने की बात की। इंडस्ट्री बिठाने में उन्होंने कितने पैसों का ऐलान किया। जो कुछ भी परियोजनाएं उन्होंने की, इंक्लूडिंग दिस टाइम, इस बार भी जो उन्होंने कहा है वो सीवेज प्लांट, तो सीवेज सिस्टम ठीक करने का, नहीं तो ट्रेन शुरू करने का, ज़्यादा बहुत हो गया तो एक मखाना बोर्ड चालू कर दिया। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि उनके पास बिहार के नाम पर कोई और ख्याल ही नहीं आता है। दूसरी तरफ अगर गुजरात जाएं तो कभी गिफ्ट सिटी होती है, कभी बुलेट ट्रेन होती है, कभी कोई और फैक्ट्री होती है। आखिर बिहार में ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण उनका ध्यान बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर नहीं जाता है? जिस दिन प्रधानमंत्री चाहें उस दिन यहाँ पर अडानी, अंबानी और 10 तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट आकर अपने अपने फैक्ट्री लगाना शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कभी ये नहीं बोलते हैं कि वो बिहार के लोगों के जो पैसे बैंकों में जमा होते हैं, 29 लाख करोड़ रुपए हर साल
बिहार के लोगों के पैसे जो बैंकों में जमा होते हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर यूज किए जाते हैं, जिनको कि बिहार में यूज होना चाहिए था। प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? जी सर, देखिए अभी दौरे को लेकर तेजस्वी यादव भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पॉकेट मार हैं। साथ ही ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब भी भाषण देते हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर देख के वो भाषण देते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप जानती हैं कि मैं भारतीय विदेश सेवा में रह चुका हूँ और प्रधानमंत्री मोदी से कई बार इंटरैक्ट करने का मौका मिला। जी। उन सब के बेसिस पे मैं इस तरह की कोई एलिगेशन नहीं लगाऊंगा कि पॉकेट मार है तो क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री ने देश के लिए जो कुछ किया, हमारा एलिगेशन केवल इतना है कि उस प्रोपोर्शन में उन्होंने बिहार के लिए क्यों नहीं किया। उन्होंने बिहार को और बिहार के लोगों को धोखा दिया है, हमेशा धोखे में रखा है। हमारी शिकायत ये है और हम बिहार की जनता से केवल इस बात की अपील करते हैं कि नरेंद्र मोदी चाहे जो कुछ भी हो, बिहार में आकर वो केवल विदेशों की बात करते हैं, उनके बच्चों की बात नहीं करते हैं। जी। बिहार में आकर वो गुजरात और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है और ईरान और सब जगह क्या हो रहा है, इसकी बातें करेंगे। लेकिन बिहार में कितनी फैक्ट्री लगी, बिहार में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, इसकी बात वो कभी नहीं करते हैं। तो हमारी शिकायत, और हम यही बिहार की जनता से कहते रहते हैं कि इस बार आप इस धोखे में मत पड़ना। जिन्होंने बिहार को लूटा है उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम भी उतना ही आता है जितना वो नीतीश कुमार का आता हो या फिर लालू यादव का आता हो। जी, आखिरी सवाल सर रहेगा आपसे। देखिए, चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि इस बार जो चुनाव होने वाला है वो ई वोटिंग होने वाला है, मतलब कि लोग अपने घर पे बैठे बैठे भी अब वोटिंग कर सकते हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या ये सही होगा? मुझे लगता है कि चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों का एक फंडामेंटल राइट है जी। और उस राइट को अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें, इसका मौका सरकार और इलेक्शन कमीशन अगर देती है तो ये अपने आप में एक अच्छा कदम होगा। लेकिन अगर ई वोटिंग जिसकी बात चल रही है उसकी बात करें तो शायद लोगों को बिहार में गांव की वस्तुस्थिति का पता नहीं है। गांव में लगभग 70% आबादी, गांव की 70% आबादी अभी भी इस हालत में रह रही है जहां वो दिन में 10 रुपए भी नहीं कमा सकते हैं। उनके पास अगर मोबाइल फोन हैं भी, बहुत सारे लोगों के पास हैं, स्पेशली युवाओं के पास, तो वो उसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकते जो होना चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। शिक्षा का जो आलम बिहार के गांव में है उसमें ये स्मार्टफोन उनके लिए खतरनाक बन जाता है, बजाय इसके कि उसका वो सही उपयोग कर सकें। कितने लोग इस स्मार्टफोन के जरिए ई वोटिंग करेंगे और सही से उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरा तो ये सुझाव होगा कि ऐसे कदम को लेने के पहले इलेक्शन कमीशन अच्छी तरह ग्राउंड रिपोर्ट को एनालाइज करके देख ले। ग्राउंड रिपोर्ट ले कि गांव में जहां पर असली वोटिंग होती है, शहरों में तो शायद 23% 32% वोटिंग होती है। मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, अभी हाल ही में ये भी बताया गया है कि 28 जून को पहला राउंड होने वाला है जिसमें ई वोटिंग ही होगी। जो अधिकतर लोग ई वोटिंग डाल सकते, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली डाल सकते हैं, वो डालेंगे ई वोटिंग। बाकी जो लोग बूथ पे जा सकते हैं वो बूथ पर जाएंगे। लेकिन वही विपक्ष ये भी कह रही है कि इसमें धांधली होगी। ये तो अब देखेंगे, 28 तारीख को अगर ये कर रहे हैं तो हमें इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, उसके बारे में इसके प्लस एंड माइनस, अच्छे और बुरे एस्पेक्ट का पता चल जाएगा। लेकिन मैं इतना ही केवल कहना चाहूँगा कि
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अगर आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो सकता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम भी हैक हो सकता है, और उस हैकिंग के अगेंस्ट क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या कार्रवाई की गई है, क्या बचाव का तरीका अपनाया गया है, उसके बारे में भी इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए और जनता को एजुकेट करना चाहिए। तो आपने सुना कि मनोज भाई का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लेकर क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से ई वोटिंग होने वाली है 28 जून को लेकर उन्होंने बताया है कि देखिए ये जो भी चीजें हो रही हैं वो ठीक है, लेकिन पहले लोगों को एजुकेट किया जाए ताकि लोग समझे कि किस तरीके से ई वोटिंग किया जाए। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।